हाय एवरीवन। अगर आप जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का जो सेशन बेसिकली है ना, इस सेशन में एंटर करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस जो बात किया था हमने वीडियो के अंदर उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर आप जेपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि जो पेपर वन इसका होगा, आपको पता है कि पेपर वन इसका होता है नॉर्मली, जिसमें जीएस जीके पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसका जो पेपर टू होता है, ठीक है, पेपर टू बेसिकली स्पेशली ये झारखंड जीके के बारे में यहाँ पर बात होती है, ठीक है। अब ये जो झारखंड जीके का मैक्सिमम पोर्शन है वो स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब ये होता है कि मान के चलो कि 2006 में जो झारखंड जीके पूछा गया था, वही सब्जेक्ट वही टॉपिक आपको 2013 में, 2021 में, 2024 में जब जब वो बेसिकली एग्जाम हुआ है तब तक आपको पूछा जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान के चलो कि झारखंड में जो सिलेबस है झारखंड जीके का, उसका जो पहला सेक्शन है वो है आपका झारखंड का इतिहास, जिसमें आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि चीज़ें हर साल बदलेगी, ये डायनामिक तो है नहीं, ये तो स्टैटिक है। आज जो पढ़ा आपने, आज से आने वाले 5 साल पहले जो लोगों ने पढ़ा था वो भी यही पढ़ा था, आज से आने वाले 5 साल बाद जो लोग पढ़ेंगे वो भी यही सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि झारखंड जीके का मैक्सिमम सिलेबस, जो आप कह सकते हो कि करंट अफेयर को अगर आप छोड़ दो तो जो मैक्सिमम सिलेबस बचता है ना वो सारे स्टैटिक हैं। मतलब वो हमेशा हमेशा के लिए सेम ही रहने वाला है, बदले का कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब स्टैटिक जीके है, कहने का मतलब ये है कि अगर वो चीज़ें बदलेंगी नहीं तो आने वाले टाइम में भी यही सब टॉपिक सवाल पूछे जाएंगे, और अभी जो पूछे जाएंगे वो भी इसी में पूछे जाएंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जेपीसी का जो 14th जेपीसी जो अभी होने वाला है उसमें भी ये आपको उतना ही रिलेवेंट है जितना आपके पहले हो चुके थे उसमें भी, और अब आने वाले टाइम में जो जेपीसी एग्जाम लेगा उसमें भी जो सवाल बनेंगे वो सब इन्हीं सब चीज़ों से बनेंगे, ठीक है। तो आज अगर आप ये सब सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं तो लेके चलो कि आपको आने वाले हर जेपीसी के क्वेश्चन में, हर जैसे जेपीसी एग्जाम में आपको ये बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। मैं बेसिकली ये कहना चाहता था। अच्छा, ये सब मैं इसलिए भी कह रहा हूँ आपको, बताना आपको इसलिए भी चाह रहा था बेसिकली, क्योंकि एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हम क्या करने वाले हैं कि स्पेशली झारखंड जीके का जो सिलेबस होगा जेपीएससी का, बेसिकली पेपर टू का सिलेबस जो होगा झारखंड जीके का, इसके ऊपर हम पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका करवाएंगे, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस हम आपके इसके ऊपर करवाएंगे, वो भी फ्री में करवाएंगे, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर ये सब चीज़ें लाइव होगा, यूट्यूब के ऊपर होगा सब चीज़ें, ठीक है, फ्री में हम आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे। लेकिन सवाल ये कि अगर 15 मार्च को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, हम आगे चलते हैं कि 15 मार्च को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो अगर 15 मार्च को इसका एग्ज़ाम होगा तो आप लेके चलो कि सिलेबस जो है पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपका 15 मार्च से पहले, क्योंकि आज की जो डेट है आपको पता है कि आज 21 फरवरी है 2026। तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जितना सिलेबस हो सकता है कवर उतना अपन कवर करवा देंगे आपका, बाकी जो रह जाएगा वो तो संभावना है कि नहीं हो पाएगा, तो नेक्स्ट जेपीसी में आपको काम आएगा, ठीक है। तो अभी आपको बस इतना समझना है, मैं कोशिश करूंगा कि जो सिलेबस मैं पकड़ूँ उसको पूरा कंप्लीट कराता हुआ आपको आगे चलूंगा, ठीक है। तो झारखंड की मैंने बात कर ली है, झारखंड जेपीएससी। तो आज इस वीडियो को जो कोई भी देख रहे हैं, एक बात आप लेके चलो कि अगर आप झारखंड पढ़ने वाले हो, चाहे तो आप इसको जेपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो या तो झारखंड के एसएससी के जेएसएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, आपको ये पूरा काम आने वाला है। शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आप चीज़ों को देखोगे तो आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो पहली बात हुई पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। हाँ, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं सिलेबस का। कुछ जो पहला सेक्शन है वो है झारखंड का इतिहास, ठीक है। अब झारखंड का इतिहास, ये जो सेक्शन ए है जेपीएससी का पेपर टू का सेक्शन ए जो है, यहाँ पर मुंडा शासन व्यवस्था, आप यहाँ देखेंगे मुंडा शासन व्यवस्था, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। नागवंशी शासन व्यवस्था, इससे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मांझी परगना शासन व्यवस्था, इससे भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से भी एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऐसे ही करके ढोकलो से एक और जातीय से दो, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से आपको दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब टोटल आप इसको देखोगे तो ये आपका टोटल हो जाता है 8 क्वेश्चन। ठीक है, आप देखोगे यहाँ से टोटल 8, तो ये 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछे आपसे जा रहे हैं ना, आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा बीच में कि जब 6th जेपीएससी हुआ था, 6th जेपीएससी जब हुआ था 2016 में, ठीक है, तो यहाँ के बाद सिलेबस चेंज हुआ है। इससे पहले सिलेबस कुछ और हुआ करता था। तो 16, फिर उसके बाद एग्ज़ाम आपका हुआ 21 में, फिर 24 में। ठीक है, तो सिलेबस चेंज होने के बाद 3 बार एग्ज़ाम हो चुका है, 2016 में, 2021 में और 2024 में। तो मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा ना, वो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से पढ़ाऊंगा। ठीक है, और सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कराने के साथ साथ मैं आपको लास्ट में ये जो तीनों से एग्ज़ाम हुए थे जेपीसी का, 2016 में, 2021 में, 2024 में जो प्रीवियस हुआ है, इन सारे का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, पीवाईक्यू भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। मतलब अभी हम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, आज मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, आज हम पढ़ने वाले हैं मुंडा शासन व्यवस्था, तो इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा आज। उसके बाद अगला सेक्शन में, अगले क्लास में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। ऐसे करके मैं करीब 7 क्लास के अंदर आपका ये पूरा चैप्टर, ये पूरा का पूरा सेक्शन कंप्लीट कर दूंगा। और 8वां जो क्लास होगा हमारा, 8th क्लास जो होगा, उसके अंदर 8th क्लास के अंदर हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ चुके हैं वो लगाएंगे, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपको इसकी भी क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। मैं इन सारे क्लासेस का एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप अगर बाद में भी आकर के देखते हैं तो आपको प्लेलिस्ट से पता रहेगी चीज़ें कि ये सेक्शन एक की चीज़ें कंप्लीट, सेक्शन एक का सारा एक प्लेलिस्ट यूट्यूब के ऊपर एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर आप देखेंगे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके आएगा, क्लास 7 तक आएगा, और फाइनली क्लास जो 8 होगा वहाँ पे आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवा दिए देंगे आपका। जो आपका एग्ज़ाम, जो लेटेस्ट सिलेबस में जो 3 साल एग्ज़ाम आया है, 16 में, 21 में और 24 में, इससे आपका कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो चलिए ये जो वीडियो आप देखोगे ये आपको 14th जेपीसी में भी जितना कामगर है, उतना ही आपका ये जब अगला आएगा 15th जेपीसी, उसमें भी कारगर होगा। और जब तक सिलेबस चेंज नहीं होता है, जब तक पैटर्न एग्जाम का चेंज नहीं होता है, तब तक जितना भी एग्जाम होता जाएगा सब में आपको ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट रिलेवेंट रहेगा, क्योंकि ये पूरा पोर्शन जो है वो स्टैटिक है। आज जो ये रहेगा कल बदल नहीं जाएगा, एग्जैक्टली वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं से बातों के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, और समझते हैं इस पूरे पूरे चैप्टर को, पूरे कॉन्सेप्ट को। बस ध्यान रखना है आपको कि पूरे फोकस से सुनना है आपको चीज़ों को। जो मैं बात कर रहा हूँ ना, एकदम फोकस से सुनिएगा। कोई भी सवाल आपसे बचने वाला नहीं है, 100% सवाल आप लगा लोगे। इससे बाहर पीटी में तो आपको नहीं पूछेगा, जेपीएससी के पीटी में तो आपको इससे बाहर पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। हम अगले इस सप्ताह इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हैंड रिटन नोट्स मैं यूज़ करूँगा पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए। तो देखो, हम बात करने वाले हैं आज बेसिकली मुंडा जनजाति का शासन व्यवस्था। ठीक है, ये पहला चैप्टर होगा झारखंड के इतिहास का, और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा बेसिकली। ठीक है, चलिए अब यहाँ समझने वाली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व आपको एक ऐसा डेट है जो आपको याद रखना है। क्यों? कि इसी 600 ईसा पूर्व के अंदर ही, 600 ईसा पूर्व के अंदर ही हमारा ये जनजातीय जो झारखंड में जो जनजातियों का आगमन हुआ, जिनमें से मुंडा सबसे पहले जनजाति थे, इसके बारे में पूरा का पूरा बात इसी 600 ईसा पूर्व में होने वाला है। अच्छा, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो ये जो 600 ईसा पूर्व है ना, आपको याद होगा ये लेटर वैदिक काल का एंड भी है। ठीक है, लेटर वैदिक काल का ये एंड भी है। आपको पता है कि लेटर जो वैदिक काल आपका है वो 1500 बीसी से लेकर के
600 बीसी तक चला था। तो 600 ईसा पूर्व जो है, आप समझ लो कि जब लेटर वैदिक काल है, वहीं पर लेटर वैदिक काल में जो आर्य लोग थे ना, इसका डोमिनेंट हुआ करता था। आपको जानकारी होगा कि लेटर वैदिक काल, जो वैदिक काल है, आप समझने वाली बात है क्या, ये जो वैदिक काल है, जो वैदिक काल है, इसको आर्य सभ्यता, अवैदिक काल के अंदर इसको हम वैदिक सभ्यता कहते थे। और ये जो वैदिक सभ्यता है, ये आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, ये आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक चला था। और वैदिक काल का एक नाम आर्य सभ्यता भी है, आर्य सभ्यता भी है, ठीक है, आर्य सभ्यता भी है। तो ये वैदिक काल या वैदिक सभ्यता जो है, इसका एक नाम आर्य सभ्यता भी है। अच्छा, वैदिक सभ्यता इसलिए है क्योंकि इस समय के इस टाइम पीरियड के बारे में 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बारे में जो पूरा हमें इस समय इस टाइम फ्रेम के बारे में जो भी हमें जानकारी मिलती है, वो सब हमें लिटरेचर, वेद, जो हमारे वेद हैं उनसे पता चलता है, ठीक है। इस वजह से इस काल को वैदिक सभ्यता कहा गया है, क्योंकि इस काल के बारे में हमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमें वेदों के माध्यम से मिलता है। आपको पता है 4 वेद होते हैं, तो उन्हीं चारों वेदों का अध्ययन करके इतिहासकारों ने इस काल के बारे में पता लगाया था, इसलिए इस काल को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और इसी काल को, इसी सभ्यता को आर्य सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता को आर्यों ने विकसित किया था। वैदिक काल के अंदर, वैदिक सभ्यता के अंदर जिन वेदों को अगर आप पढ़ते हैं तो उन वेदों में आर्यों के बारे में बात है। इन आर्यों ने ही ग्रामीण सभ्यता, वैदिक सभ्यता का विकास किया था, इसीलिए इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। तो आप वैदिक सभ्यता कह लो या तो आर्य सभ्यता भी कह लो। जब हम इतिहास पढ़ेंगे उस विषय में, उस समय इसके बारे में आपको और डिटेल से समझाएंगे। बट अभी पर्सपेक्टिव को समझने के लिए आपको ये समझना है कि आपको यही समझना है, पर्सपेक्टिव समझने के लिए, कि अभी आर्यों के बारे में आपको बस इतना ही जानकारी चाहिए, ठीक है। तो 600 ईसा पूर्व समय जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। क्यों बताया? क्योंकि ये जो समय है 600 ईसा पूर्व, जो वक्त है, ये वक्त उत्तर वैदिक काल, मतलब वैदिक काल का अंत था, और वैदिक काल आर्यों का डोमिनेंट था, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात यह है कि झारखंड में जो मुंडाओं का आगमन हुआ, इस आगमन के पीछे 2 कहानियां कही गई, ठीक है। पहला कहा गया ये बात कि ये तिब्बत से आए। अच्छा, आपको पता है तिब्बत का इलाका कौन सा है? आप जब इंडिया का मैप ड्रॉ करोगे तो आपको पता होगा कि ये जो इलाका है, ये जो इलाका है, ये इलाका तिब्बत कहलाता है, ठीक है। तिब्बत, ये सारा इलाका तिब्बत का इलाका है ये। तो कहने का मतलब है कि ये मान्यता है कि आर्यों का जो आगमन हुआ, मतलब कि मुंडाओं का जो आगमन हुआ, वो हुआ क्यों? आर्यों के दबाव के कारण। कहने मतलब आर्यों के दबाव के कारण भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग से चलकर ये जो मध्य प्रदेश के रास्ते के थ्रू झारखंड आए। एक बार इसको मैप में समझ लेते हैं, मैप में समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद आपको ये पता लगेगा कि झारखंड में मुंडाओं का आगमन कैसे हुआ। मुंडा यहाँ के तो थे नहीं शुरुआत में ना, 600 ईसा पूर्व में मुंडा जो थे, मुंडा जनजाति जो थे, वो झारखंड में आए। तो थोड़ा सा एक बार आप यहाँ पे इंडिया के मैप को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया के मैप को देखेंगे, हैं इंडिया के मैप को, ठीक है। अब देखिए, तो ये क्या हुआ, यहाँ ये सेंट्रल एशिया का पोर्शन था, ये सेंट्रल एशिया। तो कहने मतलब का कि यहाँ पे सेंट्रल एशिया एशिया का पोर्शन था यहाँ पे, और यहाँ पर ही इसी इलाके में सप्त सेंधव था। यहाँ पे सप्त सेंधव, यहीं पे आपके सारे सभ्यताओं का विकास हुआ था। तो अब जब आर्यों के दबाव से यहाँ के जो जनजाति थे, वो यहाँ आए सेंट्रल एशिया से वो आए मध्य प्रदेश में आए, और मध्य प्रदेश से फिर वो यहाँ पे झारखंड में आए, ठीक है। मतलब समझ लो कि ये जो आर्यों के दबाव के कारण जो मुंडा जन थे, यहाँ पे रहते थे, पहले सेंट्रल एशिया में रहते थे। सेंट्रल एशिया में आर्यों के दबाव के कारण फिर उनको आगे, वो वहाँ से निकले और आगे आए, फिर वो मध्य भारत में आए, मध्य प्रदेश में आए, फिर वहाँ से वो झारखंड में आकर के शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो एक तो ये मान्यता है, कि जो आर्य लोग थे, वो बेसिकली आर्य लोग जो थे, वो आर्यों के दबाव के कारण जो मुंडा लोग थे, मुंडा जाति जो था, वो आर्यों के दबाव के कारण ही आए थे। कहाँ पे? तो वो झारखंड आए थे। आर्यों के दबाव के कारण पहले वो दक्षिण पश्चिमी इलाके से चल करके मध्य प्रदेश के रास्ते झारखंड आ गए।
तो एक तो मान्यता ये है कि वो झारखंड आए आर्यों के दबाव की वजह से, और एक मान्यता ये है कि वो तिब्बत के रहने वाले थे और तिब्बत से झारखंड आए। कुल मिला के आए चाहे जहां से भी, पर जो टाइम फ्रेम है वो क्या है, टाइम फ्रेम 600 ईसा पूर्व। आपको याद रखना है कि 600 ईसा पूर्व के अंदर ही आर्य लोग जो थे वो आए। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाली पार्ट है, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको को डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने देखा कि झारखंड में, एक बार हम देख लेते हैं, झारखंड में मुंडाओं का आगमन हुआ। कुछ मान्यताएं कहती हैं कि वो तिब्बत से चल के आए, कुछ मान्यताएं कहते हैं कि वो आर्यों के दबाव के कारण मध्य प्रदेश से होते हुए झारखंड आए। तो ये मुंडा लोग जो थे, मुंडा जनजाति जो थे, वो इस प्रकार से, इस तरीके से वो झारखंड में आए। अब एक बार जब झारखंड में आ गए, उसके बाद यहाँ पे वो बस बस गए, और उसके बाद कहानी हम आगे यहाँ से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब क्या है, ये जो ये जो मुंडा जनजाति है, ठीक है, ये जो मुंडा जनजाति है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा। कुछ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको जानना पड़ेगा। मुंडा, ये जो मुंडा शब्द है ना, मुंडा शब्द का आर्थिक मतलब कि शाब्दिक अर्थ क्या है आपको समझना पड़ेगा। मुंडा का शाब्दिक अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, इंपॉर्टेंट व्यक्ति। ठीक है, मुंडा लोग जो होते हैं, मुंडा जनजाति जो लोग हैं, वो प्रोस्टो ऑस्ट्रेलियाड श्रेणी से आते हैं। आगे चल के आपको पता लगेगा इसका मतलब होता क्या है। तो प्रजातीय श्रेणियां होती, ट्राइबल्स का, जनजातियों का एक प्रजातीय श्रेणी है। जैसे कि आप यहाँ समझेंगे, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है, आपको आगे चल के द्रविड़ जनजाति मिलेंगे, द्रविड़ प्रजाति मिलेंगे, ऑस्ट्रोलियाटिक तो है ही, प्रजातीय श्रेणी तो यहाँ पे है ही, प्रोटोस्ट्रोलियाट तो यहाँ पर है ही, ऐसे आपको आगे और मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मुंडा का जो संबंध बेसिकली है वो आपका है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजातीय श्रेणी से। इसका शाब्दिक अर्थ तो आपने देख लिया। ठीक है, ऐसे ही वर्तमान की बात करें तो मुंडा जनजाति जो है केवल झारखंड में ही मिलेंगे आपको। वैसे कहने के लिए तो यहाँ पर ये भी है कि भारत के कई हिस्से में जनजाति रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं। जो आपका ये जो पूरा का पूरा ईस्ट का पार्ट है, इंडिया के मैप देखेंगे वहाँ पे तो लगभग लगभग ट्राइबल समुदाय वहाँ रहते ही हैं। छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, पूरे भारत में ट्राइबल्स तो मिलेंगे आपको। लेकिन ये जो जनजाति है मुंडा जनजाति, वो केवल आपको झारखंड में ही मिलने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर सवाल बनता है कि कौन सा जनजाति केवल झारखंड में रहते हैं, मिलते हैं, पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा मुंडा, केवल मुंडा जनजाति जो केवल झारखंड में मिलते हैं। ये तो हुआ तीन चीजें। ये किस इनका प्रजाति श्रेणी क्या है, तो इनका प्रजाति श्रेणी है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। ठीक है, शाब्दिक अर्थ इनका विशिष्ट व्यक्ति है, और ये वर्तमान में केवल झारखंड में ही मिलते हैं। मुंडा जनजाति केवल झारखंड में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा चीजें हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो मुंडा जनजाति थे, यही राज्य निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किए। मतलब जब झारखंड में शुरुआत में कोई नहीं रहते थे, झारखंड पूरा जंगल झाड़ों का जगह था, कोई नहीं रहते थे यहाँ पे। तो मुंडा लोग, जो मुंडा जनजाति थे, वही झारखंड का निर्माण करते हैं, राज्य का निर्माण करते हैं। तो होता क्या था कि जनजाति इस वक्त 600 ईसा पूर्व की बात कर रहा हूँ, 600 जो ईसा पूर्व है, या फिर इसको बीसी कह सकते हैं, या तो फिर इसको बीसी कह सकते हैं सिंपली। तो इस टाइम पे आयरन की खोज हो चुकी थी। ठीक है, आयरन की खोज हो चुकी थी, तो इनके पास एक बहुत ही प्रभावशाली और उपयोग में लिया जाने वाला औजार था कुल्हाड़ी। आप पढ़े होंगे कुल्हाड़ी। तो ये कुल्हाड़ी की मदद से क्या करते थे, जंगलों को काटते थे, जंगलों को काटते थे, और वहां पे रहने बसर करने के लिए भूमि बनाते थे। ये जंगल है, तो इन जंगल को काटा इन्होंने और यहाँ पे रहने लायक इस जंगल को बनाया। ठीक है, और आपको पता ही है कि मैक्सिमम जनजाति ट्राइबल जंगलों में ही रहते थे। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व में जब कुल्हाड़ी उनके पास अवेलेबल होता था, तो उसी टाइम इन्होंने जंगलों को अपने काटा और वहाँ पे रहने के लायक अपना जगह बनाया। ठीक है, और वहीं से झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ किया। ठीक है, अब आपको तो एक चीज पता है, जब उन्होंने स्वनिर्मित राज्य बनाया झारखंड को, ठीक है, राज्य बनाया, तो शुरू में इसका नाम तो झारखंड नहीं था ना, शुरू में इसका नाम था सुतिया बे नागखंड, सुतिया नागखंड।
शुरू में इसका नाम रखा इन्होंने सूतिया नाखंड रखा। ठीक है। अब झारखंड का नाम शुरू में झारखंड नहीं था, झारखंड का नाम तो झारखंड था नहीं। इन्होंने राज्य को स्वनिर्माण किया तो उन्होंने राज्य का नाम रखा सूतिया नाखंड। ठीक है। अब राज्य रखा सूतिया नाखंड, तो उसके बाद इन्होंने अपना शासक भी चुना, और शासक को ये सूतिया पाहन कहते थे। उसके बाद शासक बन गए, राज बन गया, शासक बन गए, तो उन्होंने अपनी राजधानी निर्धारित किया और सुतियाम्बे को उन्होंने अपनी राजधानी कहा। ठीक है। यहाँ पे मुंडा जनजाति का जो विस्तार आपको देखने को मिलेगा वो 7 गढ़ और 21 परगनों में मिलेगा। ठीक है। 7 गढ़ और 21 परगनों में मिलेगा। तो आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या रखना, स्वनिर्मित राज्य इन्होंने रखा जिसका नाम उन्होंने सूतिया नाखंड रखा। और इस सूतिया नाखंड जो रखा उसमें उन्होंने अपने शासक को सूतिया पाहन कहा, राजधानी उन्होंने सुत्याम्बे बनाया और विस्तार इनका 7 गढ़ और 21 परगनों में था। ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर यहाँ तक? चलिए बढ़िया है। अब यहाँ तक हम आगे आ गए, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक झलक में हम मुंडा प्रजाति के बारे में फिर से थोड़ा सा और डिटेल से समझ लेते हैं। मुंडा का मतलब क्या बताया मैंने आपको, विशिष्ट व्यक्ति। ये अक्सर गांव का राजनीतिक प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है। विशिष्ट व्यक्ति मुंडा जो होते थे गांव के राजनीतिक प्रमुख। ये मुंडा जनजाति है, ये मुंडा जनजाति के अंदर जो मुंडा है वो विशिष्ट व्यक्ति कहा जाता था। ये इसकी जो प्रजाति श्रेणी थी यह प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। ठीक है, हमने देखा। उसके बाद मुंडा लोग जो थे वो उनकी भाषा को मुंडारी कहते हैं। मुंडा जो भाषा का इस्तेमाल करते थे वो मुंडारी था, लेकिन मुंडा लोग खुद अपनी भाषा को होडो जगर बुलाते थे। ठीक है। हम कहते हैं उसको मुंडारी भाषा यूज करते हैं, लेकिन जो आपस में वो आप बात करते थे ना तो बोलते थे कि हम होडो जगर हैं। मतलब वो आपस में इस भाषा को होडो जगर का नाम देते थे। ठीक है, होडो जगर। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपको समझना है, वो है गोत्र के बारे में। ठीक है, गोत्र। गोत्र क्या होता है, देखो हमें गोत्र उत्तर वैदिक काल के अंदर गोत्र प्रभाषित हो चुका था। मतलब एक बहुत बड़े परिवार के समुदाय को गोत्र के अंदर समझो, बहुत बड़े परिवार के समुदाय को इस परिवार का नाम किसी एक महान व्यक्ति के नाम पर रखा जाता था और इस परिवार के सारे जो जन थे वो इसी के परिवार का हिस्सा थे। तो इस एक बड़े से परिवार को एक नाम दिया गया गोत्र। ठीक है, तो यही गोत्र की बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है। अब मुंडा जनजाति में करीब 340 गोत्र हैं। ठीक है। और इन 340 गोत्र में एक खास बात क्या है कि सारे गोत्र को पवित्र मानते थे। गोत्र इनके लिए बहुत ही पवित्र चीज थी। और 340 गोत्रों में से सभी गोत्रों का नाम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों के ऊपर रखा जाता था। हालांकि आज के डेट में कश्यप गोत्र, ऐसे आपने अलग अलग गोत्र सुना हो, कश्यप, कपिल, ऐसे अलग अलग गोत्र सुने होंगे, लेकिन ये है सदानों का, मतलब जो ट्राइबल्स नहीं है उनके लिए गोत्र हैं। लेकिन जो जनजातीय है ना, खासकर मुंडा जनजाति, इसमें सारे गोत्र जो होते थे वो पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के नाम पे होते थे, ना कि कपिल गोत्र, कश्यप गोत्र, ऐसा नहीं हुआ करता था। ठीक है। तो जनजातियों के जो गोत्र होते हैं वो पेड़ पौधे पशु पक्षियों के नाम पे होते हैं और ये काफी पवित्र माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आपको समझना है मुंडाओं के विभाजन के बारे में। तो ये जो मुंडा थे ना, इनको विभाजन किया गया, सबसे इनको मुंडाओं का विभाजन करने के लिए एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। ठीक है, सोम सिंह मुंडा। इन्होंने एक किताब लिखी, मोनोग्राफ ऑफ मुंडा। ठीक है, इसी में इन्होंने मुंडाओं को 13 उप शाखाओं में बांटा, जिसमें से सबसे बड़ी शाखा थी महली मुंडा और सबसे छोटी शाखा थी आपकी कंबाट। ठीक है, तो ये मुंडा जनजाति के बारे में हमने पढ़ा। क्या क्या पढ़ा, एक बार हम इसको अच्छे से एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, एक बार आप ध्यान से देख लेंगे, थोड़ा सा हम रुकते फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने क्या देखा, हमने मुंडा जनजाति का आगमन, जनजाति के आगमन के बारे में पढ़ लिया। मुंडा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हमने देख लिए। राज्य में इनका निर्माण का प्रारंभिक में इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, ये सब हमने देख लिया और गोत्र के बारे में हमने बात कर लिया। और मुंडा का जो मोनोग्राफ मुंडा है बुक, उसके अंदर मुंडाओं का जो विभाजन किया गया है उसमें सबसे बड़ी शाखा और सबसे छोटी शाखा के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, अब आते हैं इसकी शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक है, जो मेन सिलेबस का पार्ट है।
तो मुंडा शासन व्यवस्था जो है इसका स्वरूप क्या था? तो पहले क्या होता था, हातू होता है, मतलब समझो शुरुआत में अभी डेट में क्या होता है, पहले होता है ग्राम, ठीक है, ग्राम होता है, ग्राम के ऊपर क्या होता है, तो ग्राम के ऊपर होता है प्रखंड या पंचायत के लिए, हम प्रखंड लेके चलते हैं, उसके ऊपर की बात कर रहे हैं, प्रखंड, प्रखंड के ऊपर क्या आता है, जिला, और इसके ऊपर क्या आता है, राज्य, ठीक है, ये होता है आज की डेट में। तो ग्राम का हेड कोई और होगा, प्रखंड का हेड बीडीओ होंगे, जिला के हेड डीसी साहब होंगे, राज्य के हेड मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे ही शासन व्यवस्था आज की डेट में है, लेकिन पहले शासन व्यवस्था इस प्रकार से नहीं था। इकाइयां तो लगभग लगभग समान थी। थोड़ा सा समझने की बात यहाँ पर ये है कि हातू होता था, गांव को हम हातू कहते थे, और ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई होती थी। हातू मतलब ग्राम पंचायत, इस सबसे छोटी इकाई होती थी, ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। हातू के ऊपर हातू, कई सारे हाथों मिलकर पट्टी का निर्माण करते थे, समझ रहे हो, पट्टी का निर्माण करते थे। आप समझ लो ये प्रखंड हो गया, पट्टी मतलब कि जी गांव से ऊपर बढ़ के पट्टी था, और बहुत सारे पट्टी मिलकर पढ़ा पंचायत का निर्माण करते थे। मतलब समझ लो कि एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे छोटी इकाई था हाथू, इसको गांव समझ लो। एडमिनिस्ट्रेशन की हाथू के बाद जो बड़ी इकाई थी उसे पट्टी कहते थे, आप इसे समझ सकते हो प्रखंड। और इसके ऊपर जो इकाई थी वो था पढ़ा पंचायत, ठीक है। पढ़ा पंचायत जो था वो कई सारी पट्टियों को मिलाकर बनाया जाता था, और ये सर्वोच्च कार्यकारी इकाई थी। मतलब आप कह सकते हो, अगर सवाल ये पूछता है कि मुंडा शासन व्यवस्था के अंदर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे हातू, और प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे पढ़ा पंचायत, ठीक है, पढ़ा पंचायत कहेंगे आप। क्लियर यहाँ तक? ये सबसे उच्च श्रेणी का इकाई था, एडमिनिस्ट्रेशन था। तो सबसे छोटी इकाई हो गया हाथू, और सबसे बड़ी इकाई क्या हो गया, पढ़ा पंचायत, ठीक है। तो पढ़ा मुंडा शासन व्यवस्था के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई थी वो हाथू थी, और सबसे बड़ी इकाई थी उसे पढ़ा पंचायत कहते थे। अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि ये जो हाथू थे, ग्राम पंचायत सबसे छोटे इकाई, इसका मुखिया कौन था, किसे कहते थे, इसका प्रधान कौन होता था, पट्टी का प्रधान कौन होता था, और पढ़ा पंचायत का प्रधान कौन होता था। थोड़ा हम इसके बारे में अभी बात कर लेते हैं कि हर एडमिनिस्ट्रेशन इकाई के जो मुख्य थे वो कौन थे, क्या काम था उनका, थोड़ा सा हमें ये देखना होगा। अब समझना है तो बात क्या है कि जो हाथू होता था सबसे छोटी इकाई, इसके प्रमुख को मुंडा कहते थे या हाथू मुंडा कहते थे, ये आपको याद रखना होगा। सबसे छोटी इकाई हाथू होता था, और इसका जो प्रमुख था उसे मुंडा या हाथू मुंडा कहते थे, ठीक है। उसके बाद आता है पट्टी। पट्टी जो है होता है, ये दूसरी बड़ी इकाई है एडमिनिस्ट्रेशन की, और इसके प्रमुख को मानकी कहा जाता था, ठीक है। और जो पढ़ा पंचायत है, इसके प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता था, ठीक है। यहाँ तक बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप कि कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होगी। थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे और डिटेल से। मतलब क्या हुआ कि हाथू जो गांव की सबसे छोटी, जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, उसके प्रमुख को मुंडा कहते थे या हाथू मुंडा कहते थे, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी इकाई थी पट्टी, इसके प्रमुख को मानकी कहा जाता था। और सबसे बड़ी जो प्रशासनिक इकाई थी पढ़ा पंचायत, इसके प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, अगर सवाल बनता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी, तो आपको जवाब क्या देना है, तो आप उस वक्त जवाब देंगे हाथू। सवाल पूछता है कि मुंडा शासन व्यवस्था में सबसे बड़ी इकाई क्या थी प्रशासन की, तो आप कहेंगे पढ़ा पंचायत। सवाल पूछता है कि अगर पट्टी जो होता था उसके प्रमुख को क्या बोलते थे, तो आपका आंसर होगा मानकी। और कहा जाएगा कि मुंडा शासन व्यवस्था के अंदर सबसे बड़ा पद क्या था, तो आप कहेंगे पढ़ा पंचायत, पढ़ा राजा। क्यों? कि सबसे बड़ा पद सबसे बड़े प्रशासन इकाई का ही तो मुखिया कहा जाएगा ना। तो अगर कहा जाता है मुंडा शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा पद क्या था, तो आप क्या कहेंगे पढ़ा राजा। और सबसे छोटा पद क्या था, तो आप क्या कहेंगे मुंडा। क्यों? क्योंकि ये प्रमुख होता था हाथू का, सबसे छोटी इकाई का प्रमुख था, ये सबसे छोटा पद हुआ। और सबसे बड़ी इकाई का पद था, तो ये पढ़ा राजा सबसे, ठीक है। ये हुआ सबसे इम्पोर्टेंट, आपको ये याद रखना है कि मुंडा शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा पद है पढ़ा राजा का, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक?
आई होप कि यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा। तो हमने देख लिया कि सबसे मुंडा शासन व्यवस्था के अंदर अगर प्रशासन की इकाई हम बात करें तो प्रशासन हातू सबसे छोटी इकाई, प्रशासन पट्टी, फिर पढ़ा। हातू सबसे छोटी इकाई, इसके प्रमुख को मुंडा कहते थे, और जो पट्टी था इसके प्रमुख को मार्की कहते थे, और जो पढ़ा पंचायत हुआ करता था सबसे बड़ा इकाई, इसके प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता था। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल चीजें भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं इसकी थोड़ा और डिटेल में। ठीक है, तो एक बात आप यहाँ समझ लेंगे, अच्छे समझ लेंगे कि पट्टी जो था, पट्टी के स्तर पे जो उनका प्रमुख था मानकी, इनको कोई सहायक की आवश्यकता नहीं थी, ये खुद अपना काम करते थे। क्या करते थे हम अभी आगे बात करेंगे। इसको कोई सहायक का आवश्यकता नहीं था, इन्हें कोई सहायक नहीं मिला था। लेकिन गांव के जो प्रधान थे, हाथों के जो प्रधान थे, प्रमुख थे मुंडा, ये मुंडा को प्रशासन संभालने के लिए, मुंडा को अपना कार्यभार संभालने के लिए कुछ सहयोगी मिले थे, कुछ सहयोगी मिले थे, और उस सहयोगी का नाम था डाकुआ। क्या था? डाकुआ। तो मुंडा का सहयोगी कौन था? डाकुआ। ठीक है, आप यहाँ पर याद रखेंगे मुंडा का सहयोगी कौन था? डाकुआ। और यहाँ पर मुंडा जो पद था ना, गांव का सबसे छोटी इकाई जो थी, पढ़ा मतलब कि मुंडा शासन व्यवस्था में सबसे छोटी इकाई जो थी, मुंडा का प्रमुख मुंडा था, ये वंशानुगत पद था। हालांकि इसे हटाया जा सकता था बाद में, अगर लोग चाहते थे तो हटा देते थे, बट ये वंशानुगत पद था। वंशानुगत पद का मतलब, अगर आज गांव का प्रधान ये इंसान है, ठीक है, तो अगले नेक्स्ट बार इसका ही बच्चा, इसका ही संतान बनेगा, उसके बाद इसका संतान, इसका फिर ये एक आध संतान फिर बनेगा, मतलब ये वंशानुगत पद चलता रहता जब तक कि इसे हटाया ना जाता। ठीक है, बट इसे हटाने का प्रावधान तो था, हटाया जा सकता था, लेकिन था ये वंशानुगत पद ही था। ठीक है, चलिए, तो हाथू, हाथू के प्रमुख मुंडा, मुंडा को काम में सहायक करने के लिए डाकुआ था। डाकुआ का क्या काम था अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, वैसे ही पढ़ा पंचाल के प्रमुख थे पढ़ा राजा, और पढ़ा राजा को जो सहायक थे उनको कुछ सहायक मिले थे, जैसे दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता और लाल। क्या काम सबका हम देखते हैं, एक नजर में देख लेते हैं। तो पहले समझते हैं हम ये बात कि हाथू, इनका क्या काम था। पहले सबका काम होने से पहले हाथू मतलब हाथू का प्रमुख मुंडा था, इसका क्या काम था देख लेते हैं। तो मुंडा जो होता था यह वंशानुगत पद होता था, और इनका काम होता था लगान वसूलना और गांव के विवादों का निपटारा। गांव का प्रधान था तो ऑब्वियस सी बात है, गांव के विवादों का निपटारा करेगा ये बंदा। ठीक है, और विधि व्यवस्था बनाए रखना, मतलब आपको ध्यान रखना है कि मुंडा जो व्यक्ति था, वो जो हाथों का प्रधान था, उसका पद वंशानुगत था, इनका मुख्य कार्य था लगान वसूलना और गांव के विवादों को निपटारा करना और विधि व्यवस्था बनाए रखना। मतलब ग्राम के स्तर पर इनका काम था लगान वसूल करना, गांव के विवादों का निपटारा करना और विधि व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, मुंडा का काम था ये। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या काम था मानकी का, मतलब पट्टी के जो प्रमुख थे मानकी, इनका क्या काम था। तो मानकी का काम क्या था, बेसिकली मानकी को किसी प्रकार का कोई राजस्व नहीं मिलता था। ये सबसे कम इम्पोर्टेंट वाला पद है मुंडा शासन व्यवस्था में। इनके पास कोई रेवेन्यू, कोई राजस्व, कोई टैक्स का फायदा इनको नहीं मिलता था। ठीक है, ये पट्टी के प्रमुख थे। ये सबसे ज्यादा साइलेंट पोस्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इस पोस्ट को नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आगे। आगे आपको देखना है कि ये जो हमारा एक हमने देख लिया हाथों के प्रमुख का कार्य, हमने देख लिया पट्टी के प्रमुख का कार्य। हम अब देखने वाले हैं पढ़ा पंचायत के प्रमुख पढ़ा राजा का कार्य। ठीक है, तो पढ़ा राजा का क्या कार्य है आप देखें यहाँ पे। पढ़ा राजा इलेक्टेड होता था, जैसे कि आपने देखा हाथू, ये जो आपका हाथू के प्रमुख थे, हाथू के जो प्रमुख थे मुंडा, इनका पद वंशानुगत था। लेकिन ठीक इसका उल्टा पढ़ा राजा का जो पद है वो वंशानुगत नहीं था, ये इलेक्टेड था, लोग उसे चुनते थे। और जो कि चुनते हैं तो इसके पास शक्तियां भी हैं। ठीक है,
इसे भी किसी प्रकार का राजस्व नहीं मिलता था, राजस्व इसे किसी प्रकार का नहीं मिलता था। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जो रेवेन्यू था, जो टैक्स था, वो मुंडा शासन व्यवस्था में केवल गांव के स्तर पर मुंडा जो गांव का प्रमुख था उसे ही मिलता था, ना तो मानकी को मिलता था जो कि प्रखंड मतलब जो पट्टी का प्रमुख था, और ना तो पंचायत पढ़ा पंचायत सबसे बड़े पद वाले को भी ये रेवेन्यू नहीं मिलता था। लेकिन इसकी शक्तियां इतनी अधिक थी, क्या शक्तियां थी, इसके पास टैक्स का पावर नहीं था, बाकी पावर सबके पास था। सीमा विवाद मतलब बॉर्डर बॉर्डर से संबंधित विवाद हो, आपसी झगड़ों एवं अन्य प्रकार के विवादों का निपटारा करते थे कौन, पढ़ा राजा, जो पढ़ा पंचायत के प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखने वाली ये है कि पढ़ा जो राजा होते थे वो इलेक्टेड थे, ये आपको याद रखना है। और जो ग्राम का प्रमुख था मुंडा, वो क्या था, वो इलेक्टेड नहीं था, वो वंशानुगत था। ठीक है, और जैसे कि गांव के जो मुंडा थे, मान मतलब कोई विवाद मुंडा से सुलझ नहीं रहा है, तो वो जाता था पट्टी पर, पट्टी में नहीं सुलझ हुआ तो फिर जाता था वो पढ़ा राजा के पास। मतलब इस कारण से सबसे बड़ा पद इसे कहा गया है। लेकिन टैक्स के मामले में गांव के प्रमुख मुंडा होते उनके पास ये अधिकार था टैक्स कलेक्ट करने का, राजस्व का फायदा उन्हें मिलता था, टैक्स कलेक्ट करते थे वो। ठीक है, मतलब मुंडा शासन व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण जो पद है वो मुंडा का है, सबसे छोटी इकाई है वो। और लेकिन सबसे जो प्रभावशाली पद है वो आपका कौन सा है, पढ़ा पंचायत का। ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक ठीक है आपका। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और जो पद है, जैसे कि ये जो प्रमुख है आपका पढ़ा पढ़ा पंचायत के पढ़ा राजा, इनको जो सहायक मिला था उनके सहायक के बारे में हम सब बात कर रहे थे। सहायक के जो पद थे वो वंशानुगत थे, सहायक के सारे पद वंशानुगत थे। ठीक है, तो अब आप समझो यहाँ पे पहला जिनको मिला था दीवान का सहायता, दीवान पढ़ा राजा का मंत्री हुआ करता था। ठाकुर ये पढ़ा पंचायत का सजाए सहायक होता था। ठीक है, पांडे ये दस्तावेजों का रख रखाव करता था। और करता ज्यादा इंपॉर्टेंट पद नहीं है, लेकिन लाल जो होता था वो सभा का वकील था। ठीक है, तो ये आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कुछ और इम्पोर्टेंट पद थे, कुछ और इम्पोर्टेंट अधिकारी थे, जिसमें से एक दरोगा था। तो दरोगा का काम क्या होता था, तो सभा का कार्यवाही नियंत्रक होता था। बरकंदाज बरकंदाज ये गांव का सिपाही हुआ करता था। और पाहन ये गांव का धार्मिक प्रधान हुआ करता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखेंगे आप, दरोगा ये इंपॉर्टेंट है। दरोगा जो होता है वो सभा का कार्यवाही नियंत्रक हुआ करता था। बरकंदाज ये गांव का सिपाही। अगर सवाल आपसे पूछेगा मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का सिपाही कौन हुआ करता था, आपको उत्तर होगा बरकंदाज। यह सवाल ऐसे ही पूछ सकता है, मुंडा शासन व्यवस्था में बरकंदाज किससे संबंधित है, आप हैं गांव के सिपाही से। ठीक है, वैसे ही मुंडा शासन व्यवस्था में एक शब्द एक पद था पाहन, ये काफी इंपॉर्टेंट पाहन आपको पता है किसी भी सभ्यता में धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तो होता ही है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में जो पाहन हुआ करते थे वो गांव के धार्मिक प्रधान हुआ करते थे। ठीक है, और इस धार्मिक प्रधान को एक सहायक मिला था जिसको पनभरा कहते थे। ठीक है, धर्म का काम है, इतना बड़ा मंदिर संभालना है, इतना बड़ा मतलब पूरे गांव को धार्मिक रूप से थोड़ा देखना है, तो ये काम अकेले थोड़ी ना कर सकता है प्रधान, इसको तो थोड़ा सहायक चाहिए ना। तो उसी सहायक को पनभरा कहते थे। मतलब मुंडा शासन व्यवस्था में अगर सवाल पूछता है, मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहते थे, आपको उत्तर होगा पाहन। और कहा जाए सवाल अगर कि मुंडा शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान के सहायक को क्या कहते थे, तो आप पनभरा जवाब देंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार ऐसे देख लेंगे, सवाल इससे बना है, पनभरा से सवाल बना है। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा आप वहाँ पे से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आता है, हमने दरोगा देख लिया, हमने बरकंदाज देख लिया, गांव के सिपाही बरकंदाज हो गया, पाहन हमने देख लिया, और सहायक देख लिया हमने पनभरा। अच्छा, इसी पाहन के एक और सहायक थे जिसको महतो कहते थे, ये संदेश वाहक का कार्य करते थे। ठीक है, आपको याद रखना होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्थान है हमें देखना हो, हम देख लेंगे, एक करके देखेंगे। मुंडा शासन व्यवस्था में सवाल पूछता है प्रमुख स्थान और महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में। तो पहले हम एक करके देखते हैं, पहले हम महत्वपूर्ण स्थान के बारे में देख लेते हैं। ठीक है,
तो एक होता है मुंडा शासन व्यवस्था में एक अखड़ा। एक क्या होता था अखड़ा? तो होता क्या था कि पंचायत की बैठक होता था अखड़ा में, और युवक युवतियां जो थी मुंडा जनजाति की, वो वहां पर नृत्य करते थे, संगीत करते थे, और कोई भी कार्यक्रम होता था तो होता था अखड़ा। मतलब आप कह सकते हैं कि अखड़ा एक ऐसा जगह था जहाँ पे पंचायतों की बैठक होती थी, जहाँ पर कोई प्रोग्राम होता था, सब कुछ यही होता था अखड़ा में। ठीक है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अखड़ा एक तरह का जनरल असेंबली था, जहां पर लोग बाग क्या करते थे, पंचायत का बैठक करते थे। यहाँ पर आपका युवा युवक जो थे नाट्य नृत्य करते थे। यहाँ पर आपका कोई भी कार्यक्रम होता था तो यहीं पे होता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हुआ अखड़ा। वैसे एक और इम्पोर्टेंट स्थान है अखड़ा के बाद, होता है सरना। याद रखिए, कैसे सवाल बना है, इम्पोर्टेंट है सरना। सरना क्या था, जैसे कि आज आपके भगवान कहाँ रहते हैं, मंदिर में रहते हैं। ठीक है, वैसे मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम देवता का निवास स्थल क्या होता था, सरना। मतलब जहाँ वो मंदिर को अभी देवता का स्थान, ग्राम में देवता का स्थान क्या होता है, मंदिर। वहां पे सरना कोई मंदिर तो नहीं होता था, कोई ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं होता था, बट सरना एक ऐसा जगह जहाँ ग्राम के देवता निवास करते थे। ठीक है, एक डेडिकेटेड जगह था जहाँ पे ग्राम के देवता रहते थे, तो सरना कहलाता था। ठीक है, और एक होता है शासन। मतलब क्या हुआ कि जहाँ मान के चलो कि मुंडा जनजाति में से कोई किसी की मृत्यु हुई, तो उसे दफनाया जाता था, उस जगह को शासन कहते थे। तो आपको याद रखना है कि मुंडा शासन व्यवस्था में इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है अखाड़ा। अखाड़ा जिसको कहते हैं, यहाँ पे पंचायतों बैठक होता था, यहाँ पे कार्यक्रम होता था, और युवक युवतियों का कोई भी कार्यक्रम होता था तो वही होता था। ठीक है, सरना ग्राम के देवता का निवास स्थान, और शासन शवों को दफनाया जाने वाला स्थान। ये था प्रमुख स्थल जो आपने देख लिए। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में। होड़को, मुंडा लोग एक दूसरे को होड़को कहते थे। जैसे कि हम है ना, मेरा नाम, आपका नाम, हम एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं। अब मुंडा लोग एक दूसरे को होड़को कहते थे। आपने पहले देखा था होड़ो जगर, तो होड़ो जगर क्या था, होड़ो जगर जो था वो बेसिकली क्या था, होड़ो जगर। आपने देखा होड़ो जगर क्या था बेसिकली, तो वो था भाषा। वो अपने भाषा को होड़ो जगर कहते थे। हालांकि उनकी भाषा को हम मुंडारी कहते हैं, बट उनका भाषा होड़ो जगर एक दूसरे को कहते थे। होड़ो को क्या हुआ, स्वयं को कहते थे होड़ो जगर। ठीक है, होड़ो को कहते थे। खूंट क्या हुआ, खूंट मतलब परिवार, ये वंशकुल को कहते थे खूंट। अच्छा, खूंट से संबंधित एक शब्द है खूंट कत्तीदार। खूंट कट्टीदार, ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है मुंडा शासन व्यवस्था में। तो देखो, जब कोई ये जगह, एक कोई जगह है, जंगल है, ठीक है, इस जंगल को काट छाट के रहने लायक बनाते थे मुंडा लोग। ठीक है, तो जो परिवार, मतलब जो खूंट, जो परिवार, जो खूंट, परिवार मतलब खूंट, तो जो परिवार, जो खूंट इस जगह को रहने लायक बनाते थे, वही इस जगह के खूंट कट्टीदार कहलाते थे। तो खूंट कट्टीदार एक तरह से मालिकाना हक हो गया, कहाँ का, उस जगह का जहाँ पर उन्होंने उसे रहने लायक बनाया है। ठीक है, हो गया ये बात। इसके बाद खूंट कट्टी हो गया, मुंडाओं द्वारा जंगल को साफ कर रहने बसने एवं कृषि करने के लिए तैयार की गई भूमि। खूंट कट्टी कैसे कहते हैं, खूंट कट्टी भूमि क्या होता था, तो मुंडाओं द्वारा जंगलों को साफ कर रहने बसने एवं कृषि के लिए तैयार की गई भूमि को खूंट कट्टी भूमि कहते थे। ठीक है, अब आता है गीतियोड़ा। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे सेक्शन के अंदर, शब्दावली में गीतियोड़ा। तो गीतियोड़ा क्या होता है भैया, देखो ध्यान से समझना आपको। गीतियोड़ा युवाग्रह, युवाग्रह, ठीक है, युवाग्रह, जहां पर बेसिकली युवाग्रह में लोग खेल कूद करते थे, नाट्य संगीत करते थे, युवाओं का मेन जगह हुआ करता था वो। ठीक है, पहले दूसरे युवाग्रह कहते थे। ये सारे शासन व्यवस्थाओं में आएगा। सारे शासन व्यवस्थाओं से कहने का मतलब क्या है, मुंडा शासन व्यवस्था में भी आपको युवाग्रह मिलेगा, नागवंशी में नहीं मिलता है। पढ़ा पंचायत में युवाग्रह मिलेगा, यहाँ भी युवाग्रह मिलेगा, मुंडा मानके में युवाग्रह मिलेगा, यहाँ भी। हर जगह युवाग्रह की बात होगी, और किस शासन व्यवस्था में युवाग्रह का क्या नाम था वो अलग अलग था। ठीक है, तो हर शासन व्यवस्था में युवाग्रह का अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मुंडा शासन व्यवस्था में युवाग्रह को गीतियोड़ा के नाम से जानते हैं। तो गीतियोड़ा क्या है, मुंडा जनजाति का युवाग्रह। ठीक है,
किल्ली क्या होता भैया? तो किल्ली गोत्र को कहते थे। शासनदरी क्या कहते थे? मतलब आप समझो, शासनदरी का मतलब ये था कि जहाँ पे शवों को दफनाया जाता था, ठीक है, तो यहाँ पर वो एक पत्थर रख देते थे, जिस पत्थर के हिसाब से वो आइडेंटिफाई होता था कि यहाँ पे किस परिवार के किस व्यक्ति का शव दफनाया गया है। तो यहाँ पे जो पत्थर रखा जाता था ना, इस शासन शासन क्या था? शासन आपने पढ़ा था, शासन क्या था बताइए? शासन था जहाँ पे लोगों को शव को दफनाया जाता था। आपने देखा था ना, शासन शव को दफनाया जाता था। तो शव को दफनाने के बाद यहीं पे एक पत्थर रखा जाता था जिससे पहचान हो सके। तो इसी शासन के ऊपर रखे पत्थर को शासन देरी कहते थे। क्या कहते थे? शासन देरी कहते थे। याद रखना आपको। वो बेसिकली आज होता है ना, देखते होगे आप, क्या नेम प्लेट हो जाता है भैया। अब हर कब्र के ऊपर आप देखेंगे नेम प्लेट लिखा हुआ रहता है ना, किस बंदे का ये शव है, किस बंदे का यहाँ पे समाधि है। वैसे ही करके आप समझो, शासन देरी एक आइडेंटिफिकेशन था जो कहता था कि समाधि स्थल पर रखा जाने वाला पत्थर आइडेंटिफिकेशन के लिए बेसिकली वो यूज होता था। ठीक है, ये हुई बात यहाँ पे शासन देरी का। फिर आता है भूत खेता। भूत खेता क्या भैया? तो चैप्टर समाप्त ही हो गया है, थोड़ा सा आपको देखना है भूत खेता क्या होता है। अब देखो, गांव के पाहन पाहन जो थे, आपको पहले पता है, पहले बहुत ज्यादा बातें होती थी, भूत प्रेत इन सब की बातें बहुत ज्यादा होती थी, डरने डराने के लिए जो भी कारण था। तो भूत खेता क्या था? तो पाहन को दी जाने वाली भूमि, मतलब पाहन जो थे ना, वो गांव को बचाते थे भूत प्रेत से, ऐसा मान्यता था। भूत प्रेत बुरी शक्तियों से बचाने का काम कौन करते थे? पाहन, जो गांव के धार्मिक प्रधान हुआ करते थे। तो उनके इसी कार्य के बदले पाहन ने, चूंकि गांव में भूत प्रेत और बुरी शक्तियों से बचाने के लिए धर्म के कार्य करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो उनको इसी के लिए पारिश्रमिक के तौर पे पाहन को दी जाने वाली भूमि को ही भूत खेता कहते थे। आपको एक वर्ड याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है, भूत खेता। भूत खेता इसलिए भूत खेता इसलिए क्योंकि पाहन जो धार्मिक प्रधान हुआ करते थे, उनको ये भूमि दी जाती थी। किस लिए? कि वो गांव की रक्षा करते थे भूत प्रेत बुरी शक्तियों से। तो इसी के पारिश्रमिक के रूप में गांव वाले पाहन को भूत खेता देते थे, मतलब जमीन देते थे, जिसको भूत खेता बोलते थे। अच्छा, अगर यही जमीन पाहन को धार्मिक कार्यों के संचालन के लिए दी जाती थी, कर मुक्त जमीन, समझ रहे हो, डाली कटारी बोलते थे। मतलब पाहन को जो एक दो, जब एक ही पाहन है, ठीक है, पाहन को बस नाम का फर्क है भैया, समझने वाली बात है। भूत खेता भी दी जाने वाली जमीन है और डाली कटारी भी दी जाने वाली जमीन है। भूत खेता पे क्यों दी जाती थी? पाहन को क्यों दी जाती थी? रक्षा करने के लिए। और डाली कटारी वो भूमि होती थी जो कर मुक्त भूमि थी। तो आपको बस इतना रखना है, पाहन को ही ये दोनों टाइप की भूमि मिलती थी। भूत खेता ही पाहन को मिलती थी, डाली कटारी ही पाहन पाहन को मिलती थी, धार्मिक प्रधान को। लेकिन डाली कटारी जो थी वो कर मुक्त जमीन था, यहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। मतलब अगर गांव वालों ने पाहन को डाली कटारी के तौर पे जमीन दिया है, तो इस जमीन का जो टैक्स जो मुंडा को देना पड़ता था, वो इसको नहीं देना पड़ेगा, ये कर मुक्त था। आपको याद है, मुंडा, केवल मुंडा, मुंडा मतलब हाथों के प्रधान को ही टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार था, पट्टी के प्रमुख मार्की को भी नहीं, और पढ़ा पंचायत के प्रमुख पढ़ा राजा को भी नहीं। ठीक है, यहाँ को थोड़ा सा देखना है। तो पाहन को ही दी जाने वाली भूमि थी डाली कटारी और भूत खेता। भूत खेता दी जाती थी, उसमें कर लगता था, लेकिन जो डाली कटारी थी उसमें से कर नहीं लगता था। भूत खेता जाता था रक्षा करने के लिए, पारिश्रमिक के तौर पर, और ये डाली कटारी क्यों मिलता था? धार्मिक कार्यों के संचालन के लिए पाहन को दिया जाता था। ठीक है, तो आज हमने ये पूरा देख लिया, पूरा सेक्शन ही हमने देख लिया। एक बार ध्यान से देखेंगे हम इसे अच्छे से, और हमने ये कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया है? सेक्शन ए में मुंडा शासन व्यवस्था हमने आज कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आप इसको एक बार रिवाइज करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, वीडियो को रिवाइज करिएगा, एक बार फिर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली अब हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पहली बात ये है कि ये जो 7 चैप्टर है, पहली बात ये है, ये जो 7 चैप्टर है, इन सातों चैप्टर को हम कवर करेंगे आपसे, और यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, इसमें सात चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 होगा, और 8वां चैप्टर भी इसी प्लेलिस्ट में होगा। वो होगा चैप्टर नहीं, बेसिकली वो PYQ का प्रैक्टिस सेट करा देंगे। ठीक है, कि जितने भी क्वेश्चन आज तक JPSC ने पूछा है इस चैप्टर से, वो सारे यहाँ पे कवर आपके हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपको आइडिया लग जाएगा
कि कौन सा चैप्टर से किस लेवल का सवाल पूछा जाता है। यकीन करिए कि जितना मैंने आपको आज बताया है, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं बनेगा, सारे सवाल यहीं से बनेंगे। और चूंकि ये स्टैटिक पार्ट है, इसलिए जेपीसी के हर बार में ये आपको काम आएगा, ठीक है। ये पूरा सेशन हम जो कंप्लीट करेंगे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, तो आपको पता ही है, सबस सबस सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत पॉपुलर हुआ था वो वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी वीडियो के लिए अभी तो नहीं, फ्यूचर में हम अपना टेलीग्राम बना देंगे, जेपीसी मंगलम जेपीसी से। उस टेलीग्राम पर जुड़ेंगे, आपको सारे पीडीएफ मिलेंगे। अभी खैर सिंगल है, टीम कोई है नहीं, चीज़ों को अकेले करना पड़ता है, तो थोड़ा सा दिक्कत अभी हो रहा है, ठीक है। पर आपको मैनेज करना है। आप इस वीडियो को ही देख लीजिएगा, दोबारा वीडियो को ही आप वहाँ से इस वीडियो की बात कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक तो पूरी क्लैरिटी मिल गई। आई होप कि अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और मन में कोई सवाल हो गया तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।